चलिए उत्तराखंड प्राइम की शुरुआत करते हैं। चमोली में करीब 2 महीने के बाद फिर से ग्लेशियर टूटने की घटना हुई है। सीएम तीरथ सिंह रावत ने घटनास्थल का हवाई दौरा किया है। इसके साथ उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत, क्षेत्रीय विधायक महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। हादसे में अब तक 8 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जबकि करीब 450 लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। सेना ने हादसे के बाद सीएम तीरथ सिंह रावत को ब्रीफ किया, जिसमें बताया कि सुराई ठोटा से लेकर मलारी क्षेत्र में कई ग्लेशियर सड़क पर टूटकर गिरे हैं। हादसे के बाद सेना ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसमें सुबह 7:30 बजे, 2 बजे, 9 बजे तक देखा गया और 9 से 10 बजे के बीच में 6 शव बरामद किए गए। तो 2 महीने के बाद फिर से आपदा की तस्वीरें आई हैं, जहां पर 291 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। 8 लोगों की जिंदगी नहीं बचाई जा पाई है और आशंका ये है कि अभी कई और लोग फंसे हो सकते हैं। तो इस पूरे ऑपरेशन पर सेना ने कमान संभालते हुए सुबह से ऑपरेशन को चलाया, तो ऐसे में अब तक 8 शव मिले हैं। जहाँ पे घटना घटी है और नीति के पास थाना में, कुल मिलाकर के ये कह सकता हूँ कि वहाँ जो बीआरओ के द्वारा, उनके चीफ के द्वारा जो इनके पास आया है, रिपोर्ट आई है, आर्मी कल रात से पूरी तरह मुस्तैदी के साथ में वहाँ पे स्पॉट पर लगी हुई है और हमारा जिला प्रशासन पूरी तरह से कल से ही रेस्क्यू किया है और एसडीआरएफ वहाँ आगे बढ़ी है। एनडीआरएफ भी पूरी वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे हैं आगे तक, जहाँ तक वो जा सकते हैं। आर्मी के संपर्क में तो कल रात से ही हैं, वो लोग पूरी तरह रेस्क्यू कर रहे हैं और 6 अभी कैजुअल्टी जो हुई है, 6 की जो संख्या अपने पास आई है और 4 लोग अभी घायल अवस्था में हैं। ये अभी तक की जानकारी है, ये रिपोर्ट है और बाकी अभी पूरी तरह से रेस्क्यू जब लग रहा, मैंने कहा कि आर्मी भी पूरी तरह लगी हुई है, वो कल से ही पूरी तरह वहाँ पर मुस्तैदी के साथ में जुट गई है। और तो चमोली के मलारी सुमना में आए अवलांच के बाद करीब 46 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या 8 बताई जा रही है। एसडीआरएफ की टीम लगातार पहुंचने की कोशिश कर रही है। बीआरओ की टीम लगातार राहत बचाव कार्य में जुटी है। उत्तराखंड के डीजीपी ने बताया कि आईटीबीपी और आर्मी कैंप ने एवलांच से सुरक्षित 430 में से 384 लोगों को रेस्क्यू किया है। बचे लोगों की लगातार तलाश की जा रही है। हमने दोबारा मालूम किया वहाँ से, तो 2 शव पहले मिले थे और 6 शव बाद में मिले। कुल 8 शव वहाँ से बरामद हो चुके हैं और वहाँ नियरेस्ट जो जहाँ पे आपदा आई है, नियरेस्ट में जो आर्मी का कैंप है, उसमें ये लोग बीआरओ के जो लोग थे वो लोग रिपोर्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा 430 में से 384 आ चुके हैं वापस और बाकी के लिए तलाश जारी है। तो इस आपदा पर और किस तरह की डिटेल मिल रही है, रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजित राठी का, उनसे जानकारी लेते हैं। अजित जी, ये बताइए, ये तमाम जानकारी ये लास्ट टाइम कब अपडेट की गई थी? अभी ताजा हालात क्या हैं? स्नेहलता, देखिए, ये ताज़ा हालात बिल्कुल वही हैं जो अभी आपने दर्शकों को बताया। 8 लोगों की मौत हो चुकी है और लगभग 300 लोगों का रेस्क्यू हो चुका है और इतने लोगों के फंसे होने की संभावना जताई जा रही है। अब मैं आपको दूसरी चीज़ बता देता हूँ कि ये यहाँ पर सिविलियन लोग बहुत ही कम प्रभावित हैं, क्योंकि ये पूरा एरिया इनर लाइन में आता है और वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स, बीएसएफ, आईटीबीपी, आर्मी और जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, सीमा सड़क संगठन है, उसके लोग रहते हैं, उसके कर्मचारी रहते हैं। अच्छा। ये बीआरओ का प्रोजेक्ट चल रहा था और मैं आपको एक बात और याद दिला देना चाहता हूं कि जहां पिछली बार तपोवन के पास जो एवलांच आया था, तपोवन से आगे गांव पड़ता है रैनी गांव, जहां पर ऋषिगंगा पर बना हुआ ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट वॉश आउट हो गया था। वहां से एक पुल भी वॉश आउट हो गया था जो चाइना के बॉर्डर की तरफ के हिस्से को चमोली के शेष हिस्से से जोड़ता था। ठीक है। वहां से आगे करीब 30-35 किलोमीटर आगे चलकर मलारी आता है। एक मलारी एक जगह है और मलारी से जब बाराहोती की तरफ मुड़ते हैं तब ये थोड़ा आगे चल करके उस घाटी में, नीति घाटी में ये सारी घटनाएं हुई हैं। वो बेसिकली आर्मी का ये दावा है कि वो हिमस्खलन है, वो ग्लेशियर टूटना, तो चूंकि जब बर्फ टूटता है तो हम नॉर्मल तौर पर ये मान लेते हैं कि ग्लेशियर टूटा है, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं तो ये कम बड़ा हादसा नहीं था। और वो बीआरओ का प्रोजेक्ट चल रहा था और उसमें 90% से ज़्यादा लोग बीआरओ प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, जो मजदूर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो बाकी लोग हैं, जो बाकी पदों पर काम करते हैं। बिल्कुल। अब इस समय आर्मी और आईटीबीपी, एनडीआरएफ
और बीआरओ, ये संयुक्त रूप से इन्होंने अभियान चलाया हुआ है। चूंकि वहां पर मौसम बहुत खराब है, बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है और बीच रास्ते में जैसे यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ अफसरों ने, डीएम एसएसपी ने वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अभी वो रास्ते में ही, चूंकि रास्ते में लैंडस्लाइड हो रहे हैं, रास्ते में बारिश हो रही है, तो चूंकि वहां मौसम की वजह से भी रेस्क्यू थोड़ा प्रभावित हो रहा है। लेकिन एक गनीमत यह है कि वो जो हादसा हुआ है वो खुले में है, मतलब उसमें कोई जैसा पिछले दिनों तपोवन में एक टनल के भीतर हादसा था, इस तरह का नहीं है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत इफरात में हमारी फोर्सेज जो है चला रही है और मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों को वहां से बचा लिया जाना चाहिए, क्योंकि 800 बरामद हुए हैं, वो बड़े दुखदाई हैं। लेकिन एक बड़ा हादसा आप ये कह सकते हैं कि टल गया, वरना जो फरवरी में जो हादसा पेश बिल्कुल देखिए अजीत, जितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है वो नंबर भी छोटी नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर देखिए इतनी ज्यादा आबादी नहीं होती है, बावजूद इसके इतने सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। गनीमत रही है कि उनको सही सलामत बाहर निकाला गया। एक चीज और समझना चाहेंगे कि मौसम वैज्ञानिक होते हैं और तमाम चीजों का पता लगाते हैं। अगर किसी एरिया में इतने जल्दी एवलांच आ रहा है तो क्या इस पर कोई रिसर्च नहीं हो रही है? क्या इस पर थोड़ी और अध्ययन की जरूरत नहीं समझी जा रही है? क्योंकि वहां पर अच्छी खासी आबादी बस रही है, चाहे बीआरओ के ही लोग क्यों ना हो। जी बिल्कुल, देखिए स्नेहलता आपने बिल्कुल सही कहा, चूंकि वो जो जितने मैक्सिमम संख्या जो रेस्क्यू किए गए हैं 291 या 300 के आसपास जो लोग हैं वो सारे बीआरओ के हैं। और वाकई ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। फरवरी माह में भी एक आवाज उठी थी, एक बात उठी थी, एक सवाल उठा था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर लगना चाहिए, ताकि जब कोई अवलांच आए, कोई भूकंप आए, कोई किसी तरह का कोई प्राकृतिक आपदा आए तो वो अर्ली वार्निंग बिल्कुल अजीत, यहाँ पर ये मानना होगा कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है। जी कंप्लीट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। जी देखिए, तो ये फरवरी में भी एक बहस का मुद्दा बना था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम यहाँ पर क्यों नहीं लगाया गया। इसकी 10 साल से, पिछले 10 साल से बात चली है। 2010 की बात है, सितंबर के आखिरी सप्ताह में एक बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आई थी। 8 दिन तक बारिश होती रही थी, 500 से ज्यादा लोग मरे थे पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद भी ये बहस उठी थी। फिर 2013 में एक फिर आपदा आती है, फिर ये बहस चलती है। अभी फरवरी में भी एक डिजास्टर था और फिर ये एक बहस शुरू हुई और फिर ये सब किनारे हो जाती है। जैसे परिस्थितियां सामान्य होती है तो सिस्टम भी सामान्य होने की तरफ अग्रसर हो जाता है और जो सोचने विचारने लोग हैं, जो नीति नियंता हैं, वो भी बिल्कुल शांत होकर बैठ जाते हैं। उसी के नतीजे हैं कि ये बार-बार ये घटनाएं हो रही हैं। तो 2 महीने में ये घटनाएं ऐसे मौसम में होना बहुत ही खतरनाक है। बिल्कुल, और अगर ज्यादा और नुकसान होता तो किसकी जवाबदेही होती? अगर इस चीज को टेक्नोलॉजी के जरिए कम से कम अपनी तरफ से काम ही तो करना है, उस पर किस तरीके की अपडेट आती है, आप हमारे साथ बने रहिएगा अजीत जी। ये तमाम जानकारी, जहां उत्तराखंड में कई इलाकों की बात कर लें तो बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। जोशीमठ में भी जमकर बर्फ पड़ रही है। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें दिखाएंगे। यहां 4 दिन से लगातार बर्फ पड़ी है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली और माड़ा समेत नीति बॉर्डर पर भी भारी बर्फबारी है। तो ये मौसम के बदलते संकेत हो सकते हैं जो तस्वीरें लगातार बयां कर रही हैं। यहाँ पर मौसम वैज्ञानिकों के लिए क्या ये अलार्म है, क्या ये सूचना है कि चीज़ों को पढ़ना और भांपना जल्दी शुरू कर दिया जाए? क्योंकि 4 दिन से लगातार बर्फ, ये किसी से नहीं छुपा है कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ है, इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे यहाँ जो विभाग बना हुआ है वैज्ञानिकों का, वो कितनी मुस्तैदी से इन बदलावों को रीड कर पाता है, पढ़ पाता है और आने वाले वक्त के लिए सचेत कर पाता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इस वक्त अलर्ट होनी चाहिए और ये तस्वीरें बयां करती हैं। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी बाजार में जमकर बर्फ पड़ी है। बर्फबारी के चलते मौसम ठंडा है। तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, जिसे आप देखकर शायद आपको लगेगा कि ये दिसंबर, जनवरी, फरवरी का वक्त हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम मई के मुहाने पर हैं और उस वक्त की ये तस्वीर आप देख रहे हैं मुनस्यारी से। पहाड़ों की रानी मसूरी की बात करें, लगातार 2 दिन से बारिश है। ओलावृष्टि से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेज हवाओं के साथ मसूरी देहरादून मार्ग पर कई बोर्ड और पेड़ गिरे हैं, जिसके चलते यातायात काफी बाधित हुआ है। जो लोकल लोग हैं और लोक निर्माण विभाग की ओर से सड़क पर पड़े टूटे पेड़, मलबे को हटाकर खुद से हटाया जा रहा है ताकि रास्ता तो खुल सके, लोग आ जा सकें। इस वक्त ये बड़ी खबर है, उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा के अलावा कोरोना का भी कहर बरपा है। आए दिन कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सीएम तीरथ सिंह रावत एक्शन में है। कहते हैं कि आज 2 अहम बैठक लेंगे, जिसमें बैठक सचिवालय में है। सभी जिलों के डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
सीएम कोरोना को लेकर बने हालातों और इंतजामों की समीक्षा करेंगे। वहीं शाम 4 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें सभी दलों के नेता शामिल होंगे, जिनसे कोरोना से कैसे निपटा जाए इसे लेकर रायशुमारी होनी है। तो ये दोनों अहम खबर। चलिए रुक करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी का। अजीत, ये बताइए, ये दो अहम दोहरी चुनौती हो चुकी है उत्तराखंड के लिए, जहां इस बैठक में देखा जाए कि तमाम बिंदुओं पर बातचीत होगी। संलता, देखिए, जो समय मुख्यमंत्री ने दिया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का जिलाधिकारियों के साथ, अपने हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के साथ, वो सुबह 10 बजे का था, लेकिन उनको वहाँ पर जोशीमठ के आसपास जाना पड़ा। तो अब दोबारा एक समय मुकर्रर हुआ था 1 बजे, और अगर उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ होगा, मुझे अभी ऐसी बदलाव की सूचना नहीं है, तो इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिलाधिकारियों के साथ शुरू हो चुकी है। अच्छा। और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पीछे उसका प्रगति जानना, उसकी समीक्षा करना, यही तो एक तात्पर्य है कि कोरोना की स्पीड कैसे बढ़ रही है, उसको कैसे रोका जाए, दवाइयाँ बाजार में हैं कि नहीं हैं, वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, आईसीयू बेड की क्या स्थिति है। तो मुख्यमंत्री ये जानना चाहते हैं कि तमाम चीज़ों को एक परीक्षण करके एक ऐसे नतीजे पर पहुंचा जाए, अगर यदि हमें कोई गुंजाइश हमें दिख रही है कि कुछ और भी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, तो उसको कर दिया जाए। इसीलिए हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी से लेकर मुख्य सचिव और नीचे डीएम से लेकर सीएमओ सभी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े हैं, और उनको अपने जिले की अपडेट मुख्यमंत्री को देनी है, और जिसमें आला अफसर भी मौजूद रहेंगे। जहाँ जहाँ जो भी कमी पेशी होगी, सरकार की मंशा ये है कि उसको पूरा कर दिया जाए, जो फिलर्स हैं उनको पूरे किए जाए। तो अब इसी के लिए कि अभी तक जो ये पिछले 5 दिन से जो आंकड़े आ रहे हैं, कल तो स्नेहलता 4800 के आसपास केस थे, और आज फिर परसों 4800 थे, कल 4300 थे, एक दिन 3000 थे, एक दिन 4000 थे। इस तरह से 4-5 दिन का आंकड़ा जो है वो बहुत डराने वाला है, और सरकार को बिल्कुल इस बात को समझना होगा कि जो इफेक्टिव मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको ईजाद करना होगा, और उसी को लागू करके यहाँ पर इस कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। हमारे बगल में हिमाचल है, पड़ोसी राज्य है, उन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत सख्ती के साथ अपने यहाँ कोरोना को नियंत्रित किया हुआ है। बाहरी लोगों को पूरी तरह से रोक लगा दी गई। बिल्कुल, लेकिन यहाँ बॉर्डर पर चेकिंग होते हुए भी तमाम आउटसाइडर चोर दरवाजे से भीतर आ रहे हैं, और बिल्कुल। और यहाँ पर तो पेंडिंग जो रिपोर्ट्स पड़ी हैं उनका भी अता पता नहीं है, वो कहाँ घूम रहे हैं, कितनों को और पॉजिटिव कर सकते हैं, ये कोई नहीं जानता। इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा डेटाबेस है भी कहाँ। इन सारी चीज़ों पर नजर रखिएगा, तो आपको आंकड़े जितने भी दिख रहे हैं उत्तराखंड की पॉपुलेशन डेंसिटी से आप नापेंगे तो वो कहीं ज़्यादा है, और इसीलिए चिंता का विषय है। अजित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आंकड़े क्यों डरा रहे हैं ये हम समझने की कोशिश करते हैं। 22 अप्रैल को थोड़ी राहत मिली, लेकिन अगले दिन फिर से वही चिंता। 24 घंटे में 4339 नए मामले आए, जबकि 39 संक्रमितों की मौत हुई। उत्तराखंड की अगर बात कर लें तो कुल मरीजों का आंकड़ा 1,42,339 हो गया, जबकि प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस 29,939 हैं। तो कुल मिला के लगभग 30,000 करीब एक्टिव केसेस हैं। ये बड़ी चुनौती है। इन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट मिलनी है, इनका होम आइसोलेशन कैसा चल रहा है, जो अस्पताल में हैं वो क्रिटिकल हैं तो उनको दवाएं मिलेंगी कि नहीं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, ये तमाम चीज़ें लगभग 30,000 लोगों के लिए मानकर चलना होगा प्रशासन को कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको कैसे कवर किया जाए। और यही बड़ी चुनौती है। तमाम राज्यों की जैसे तस्वीरें आ रही हैं, उत्तराखंड में भी दवाएं कितनी हैं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, और कितनों को ज़रूरत है, होम आइसोलेशन कितना बेहतर है, लोगों तक किट पहुंच रही है कि नहीं, ये तमाम चीज़ें। और ये आंकड़े आपके सामने हैं, देखिए किस तरीके से ये आंकड़े फ्लक्चुएट भी बहुत कर रहे हैं। 18, 19, 20 को देखेंगे आप तो मरीजों की मौत का आंकड़ा एक दिन 12 होता है, अगले दिन डबल हो जाता है, और उसके बाद 20 तारीख को देखेंगे तो 27 है। तो कुल मिलाकर दुविधा की स्थिति है और चिंताजनक हालात बने हुए हैं। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। अभी तक देहरादून में सबसे अधिक संक्रमित मरीजों की संख्या सामने आई है। ऐसे में वीकेंड कर्फ्यू में नगर निगम एक बार फिर से वार्ड में सैनिटाइजेशन के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है। शहर में सैनिटाइजेशन को लेकर निगम की तैयारियों पर नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे से बातचीत की हमारे संवाददाता रवि कैंतुरा ने। उत्तराखंड में कोविड का कहर जारी है, और ऐसे में एक बार फिर से राजधानी देहरादून की बात करें तो शनिवार और रविवार इन 2 दिनों पर यहाँ पर सख्ती के साथ लॉकडाउन किया गया है। नगर निगम में सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है सभी वार्डों में। किस तरीके की पूरी स्थिति है, बातचीत करते हैं। नगर आयुक्त हमारे साथ हैं। सर, सैनिटाइजेशन की क्या स्थिति है, किस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, आप सभी भली भांति विदित हैं कि इधर पिछले कुछ दिनों में देहरादून में भी काफ़ी नंबर ऑफ केसेस इंक्रीज़ हुए हैं। क्योंकि सैटरडे संडे को देहरादून में लॉकडाउन ऑलरेडी डिक्लेयर था, और हम लोगों ने इसलिए 2 दिन का प्रोग्राम बनाया है अपने 100 वार्ड्स को पूर्णतः सैनिटाइज़ करने के लिए। आज हमारे शेड्यूल में 50 वार्ड्स थे सैनिटाइज़ करने के लिए,
लेकिन कल वेदर काफ़ी ख़राब होने से जो हमारी बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ उनके साथ जो लगी मशीनें आती हैं वो नहीं पहुंच पाई। फिलहाल 38 वार्ड्स आज हम थरोली कवर कर रहे हैं और पूरे दिन के लिए हमने मशीनें दे रखी हैं, अपने सब ड्यूटी लगा रखी है सेक्टर वाइज, ताकि उसको हर मोहल्ले हर गलियों में इसका प्रॉपर सैनिटाइजेशन हो जाए। कल के लिए हम 62 और भी मंगा रहे हैं ताकि हमारा कंप्लीट जो सैनिटाइजेशन है बाकी बचे हुए कल 62 वार्ड वो हम कंप्लीट कर लें। सर, जो कंटेनमेंट जोन है उनके लिए क्या व्यवस्थाएं आप लोग कर रहे हैं? लेकिन नगर निगम के पास जैसा भी आपने देखा होगा जो छोटी गाड़ियां हैं जिसमें करीब 500 लीटर की कैपेसिटी है, इस तरह की 8 गाड़ियां हमारे पास हैं। ये हम लोगों ने पर डे ये सुनिश्चित कर रखा है कि जो हमारे कंटेनमेंट जोन्स हों, हमारा दून हॉस्पिटल जो कोविड हॉस्पिटल है और भी जितने बड़े हॉस्पिटल्स हैं उनके आसपास जो हमारे पब्लिक प्लेसेस हैं जहां फुटफॉल ज़्यादा होता है वहां पर इसको रिजर्व में रखा है। यहाँ डेली बेसिस पर हम करा रहे हैं। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या और कहीं से डिमांड आती है कि कहीं ज़्यादा केसेस आ गए हैं तो गाड़ियाँ रिजर्व में हर समय रहती हैं, वो जाके वहाँ सैनिटाइजेशन का काम। बिल्कुल, तो नगर आयुक्त का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से सैनिटाइजेशन का कार्य पहले भी हुआ है वो आज भी जारी है और ऐसे में बढ़ते केसेस को देखते हुए एक बार फिर से तमाम वार्डों को सैनिटाइज किया जा रहा है। खास बात यह है कि जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सैनिटाइजेशन के लिए नगर निगम ने अलग गाड़ियां रखी हैं ताकि कोविड का संक्रमण वहां से भी ना फैले। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, ABP गंगा, देहरादून। जहां GMVN की कैंटीन का 8,50,000 का पेमेंट रुका हुआ है। अनुबंध से पहले ही सूचना विभाग ने GMVN कर्मचारी को खाना बनाने से मना कर दिया। तो गढ़वाल मंडल विकास निगम की ओर से कैंटीन का खाना बनाने के लिए कर्मचारी को पहले से मना कर दिया। पेमेंट ना होने से कर्मचारियों का वेतन भी रुका हुआ है। सूचना विभाग गढ़वाल मंडल विकास निगम कैंटीन को पेमेंट नहीं कर रहा है, तो 22 तारीख से खाना बनाना भी बंद हो गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए उत्तराखंड सरकार ने 3 दिन तक सभी सरकारी कार्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। 3 दिन तक सभी कार्यालय को सैनिटाइज किया जा रहा है। हरिद्वार में जितने भी ऑफिसेज हैं उन्हें सैनिटाइज करने का काम शुरू हो गया है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण कार्यालय समेत तमाम मेला भवन, DM कार्यालय, RTO ऑफिस, जितने भी सरकारी दफ्तर हैं उन सबको सैनिटाइज किया जा रहा है। आप जानती हैं कि कोविड की जो बढ़ती रफ्तार को देखते हुए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि 23, 24 और 25 तारीख को राज्य सरकार के जो कार्यालय हैं जहां मतलब आवश्यक सेवाओं को जोड़ते हुए वहां पे सैनिटाइजेशन का कार्य जो है किया जाना है। उसी क्रम में आप देख रहे हैं HRDA में जो है ये सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है और गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे जितने